हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन चैप्टर पे न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन चैप्टर पे जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसे पूरे सॉल्यूशन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक कंसंट्रेशन आता है, उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशंस, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद रेस्ट जो पार्ट बचता है उसको मीन्स सबको मिक्स करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अब आप पूरे का पूरा चैप्टर या आप पढ़ लिए हो। तो जितने ही पॉसिबल वे हो सकता है क्वेश्चन जिससे एग्जाम में आ सकता है, या कुछ क्वेश्चन पास्ट क्वेश्चन भी करूंगा, कुछ फ्यूचर क्वेश्चन भी होगा। उसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिया हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है 0.2 मोलर एसिड HX इज 20% आयोनाइज्ड in solution in a solution. Kf is given, Kf given है, Kf of solvent is 1.86 Kelvin per molality. The freezing point of the solution is, solution का freezing point पूछ रहा है। solution का molality given है 0.2 है, aqueous solution है। ऐसे इस क्वेश्चन में aqueous कहीं लिखा नहीं है, but when nothing is mentioned about solvent, then we take solvent is water and solution will be aqueous. एक्वस सॉल्यूशन है और वाटर का केएफ दिया हुआ है 1.86। हमें डेल्टा टीएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ जब निकाल लोगे तो टीएफ निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको डेल्टा टीएफ पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली आपको पता रहता है, यहां भी पता है, हमारा सॉल्वेंट वाटर है। अब सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, आई के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा सॉल्यूट कैसा है। तो हियर आवर सॉल्यूट इज एसिड। अब एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कैसे पता करेंगे, तो यह डिसाइड करेगा इसका यह अल्फा। हियर 20% एसिड इज 20% आयोनाइज्ड, इट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज 20%। व्हेनेवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, यू शुड ट्रीट सॉल्यूट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब भी सॉल्यूट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर दे दिया, समझो कि वो सॉल्यूट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यह वीक इलेक्ट्रोलाइट HX हो गया। अल्फा गिवन है, HX एक एसिड है, तो मैं बताया हूं कि एसिड आपका ब्रेक होगा तो 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल इसका 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो N2 हो गया। एसिड के केस में अगर एसिड के पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड का I 1 प्लस अल्फा ही होता है। आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो। अल्फा 20/100 1.2 मीन्स आई हो गया 1.2, पुट कर दो 1.2 आई की जगह पे, केएफ की जगह पे 1.6, मोलालिटी की जगह पे 0.2, सबको मल्टीप्लाई करोगे 0.006 आ गया। अब ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, इस ऑप्शन में एक क्वेश्चन सबसे पहले आईआईटी में आया, फिर उसके बाद जेईई मेन में आया, फिर आईआईटी में आया, मीन्स आईआईटी में मोर देन 1 टाइम्स आया है, और जेईई मेन में और मेडिकल में भी। अब इस ऑप्शन में थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं। इस ऑप्शन को मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, और यहां पे ये ऑप्शन है। अब स्टूडेंट जैसे ही इसको कैलकुलेट किया डेल्टा टीएफ, अब उसका डेल्टा टीएफ है -0.446। इसको आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक अगर आप राउंड अप करते हो तो तुम्हारा हो जाएगा 0.45। तो स्टूडेंट देखता है 0.45 आंसर आ गया, ऑप्शन ए में है, टिक करके आगे बढ़ गया, बट यू हैव मिस्टेकन। जैसे ही आप 0.4 करोगे, आंसर आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप डेल्टा टीएफ निकाले हो, आपको टीएफ निकालना है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा, ये क्वेश्चन आया है, जेईई मेन में भी आया है, आईआईटी में भी आया है, नीट में भी, मेडिकल में भी आया है। इस क्वेश्चन में बच्चा मैक्सिमम 20, जो बच्चा को आंसर पता है उसमें से भी 10% बच्चा मिस्टेक करता है इस तरह से, क्योंकि उसने देखा 0.45 डायरेक्ट टिक कर दिया। लेकिन अब आपका आंसर देखो क्या होगा। ये तो आपने डेल्टा टीएफ निकाला, आपको टीएफ निकालना है। तो वाटर का टीएफ क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीएफ पता है, तो आप सॉल्यूशन का टीएफ कैसे निकालोगे, यू नो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू व्हाट, टीएफ माइनस टीएफ डैश। तो टीएफ डैश इज इक्वल टू व्हाट, टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ। तो हो गया।
0 माइनस 0.45, तो आंसर क्या होगा? माइनस 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर आपका यह हो गया बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली देखकर बनाओगे तो मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहेगा। दिस क्वेश्चन इज पास्ट क्वेश्चन ऑफ IIT. दिस क्वेश्चन केम इन 2008, but this question is just like pioneer question or eye-opener question for many exams of JEE Main and NEET like exams. इस क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं JEE एडवांस में 2008 था, लेकिन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस तरह का है। फिर इसको अच्छे से अगर आप समझ जाओगे तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आप कर सकते हो। और इस पैटर्न क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम्स में आता है। इस क्वेश्चन को पहले सुनो क्या है। एग्जाम से पैराग्राफ करके आया था, उस पैराग्राफ में सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें लिखा हुआ था, बट मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं। क्वेश्चन यह है कि इथेनॉल वाटर का मिक्सचर है। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन दिस सॉल्यूशन इज 0.9. क्वेश्चन पे आगे भी बोल रहा है एज्यूम सॉल्यूशन इज आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन and solute is non-volatile, non-dissociative and non-associative. मीन्स इस सॉल्यूशन को आप ट्रीट करो आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसा, और इसके सॉल्यूट को आप मानो नॉन वोलाटाइल, नॉन एसोसिएटिव, नॉन डिसोसिएटिव। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M इज। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पैराग्राफ पे मोर देन 1 क्वेश्चन रहता है, उसका पहला क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने पेश किया हूं। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको करते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटाज। दीज आर द डेटा गिवन। KFW मीन्स KF ऑफ वाटर, ऊपर सबस्क्रिप्ट E है मीन्स इथेनॉल, ये हुआ KF ऑफ इथेनॉल। KB ऑफ वाटर, KB ऑफ इथेनॉल। TF means freezing point of water, freezing point of ethanol. TB of water means boiling point of water, boiling point of ethanol. Vapor pressure of pure water and vapor pressure of pure ethanol means water ethanol का vapor pressure, उसका boiling point, उसका freezing point, उसका molar elevation constant, उसका molar depression constant, ये सारे आपके physical quantities given हैं। On the basis of these data and on the basis of this information you have to calculate the freezing point of solution capital M. चलिए निकालते हैं। इस क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा होगा उसको तो वीडियो पॉज करके पक्का बनाना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना चाहिए। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। विदाउट टेकिंग पेन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पेन पिकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। पेन को बिना हाथ में लिए आप इसका आंसर कर सकते हो। देखो कैसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन जो आपका आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अपने प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी नोज दिस कॉन्सेप्ट। अब पहला हमारा काम यह है आइडेंटिफाई करना कि विच इज सॉल्वेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर लेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेगा। और आप सबको मैं बताया हूं कि इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूट। आप देखो वाटर इथेनॉल के मिक्सचर में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9 है। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी व्हाट 1 - 0.9 मीन्स 0.1। तो इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा किसका है? इथेनॉल का। इथेनॉल क्या हुआ? वाटर। इथेनॉल यहाँ पे क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। वाटर क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। मीन्स इस क्वेश्चन में इथेनॉल बन गया, इथेनॉल बन गया सॉल्वेंट एंड वाटर एक्ट्स एज सॉल्यूट। तो आपको क्लियर हो गया कि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, इथेनॉल के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। अब आप इथेनॉल के फ्रीजिंग पॉइंट को देखो,
इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट है 155.7 केल्विन। आप देख लो इस ऑप्शन में 155.7 केल्विन से लेस केवल ऑप्शन डी ही है, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट इथेनॉल के फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही होगा, और इससे कम मात्र एक ही डेटा है, ऑप्शन डी है, और इस तरह से आंसर डी हो गया। तो विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू कैन गेट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे बनाएंगे? तो सॉल्व करना हो तो बकायदा आपको टीएफ निकालने के लिए डेल्टा टीएफ पहले निकालना होगा, डेल्टा टीएफ निकालना होगा। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आई के एफ इंटू एम। अब आई तो यहां पे क्लियर हो गया, क्वेश्चन इज सेइंग एज्यूम सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन डिसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव, दैट मींस वेंटा फैक्टर ऑफ सॉल्यूट इज 1, आई 1 हो गया। Kf is given here, solvent is ethanol, so we use Kf of ethanol and it is 2. Next मोलालिटी। अब यहां पे मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का पता है, सॉल्वेंट का पता है 0.9, आपको मोलालिटी निकालना है। तो आपको याद होगा मैं आप सबको पढ़ाया हूं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। m इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस एक्स 1000 बाई m सॉल्वेंट, इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। x होता है x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहता है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.9 है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.1। यहाँ पे करेंगे 0.1 बाई 1 माइनस 0.1 इंटू 1000 by m solvent. Here solvent is ethanol and molecular weight of ethanol is 46. So delta TF 2 into 1 by 9 into 1000 by 46। इस तरह से इसको सॉल्व करके आप डेल्टा TF निकालोगे, और इस डेल्टा TF जब निकल जाएगा तो आप उसे TF निकाल लोगे। We know that डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF डैश, तो TF डैश इज इक्वल टू TF माइनस डेल्टा TF। तो इस तरह से आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, आपको इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, डेल्टा TF माइनस कर दोगे, जो आएगा वो सोल्यूशन का होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पैराग्राफ और पैसेज। सेकेंड क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैपिटल M इज, सॉल्यूशन कैपिटल M का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब वेपर प्रेशर निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है आइडियल सॉल्यूशन का, P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। P नॉट A मीन्स एक कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर आप इस्तेमाल करो, उसका P दिया हुआ है। वाटर का वेपर प्रेशर 32.8 है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 है। इथेनॉल का 40 है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.9 है। P इक्वल टू हो जाएगा 3.28 प्लस 36, तो इसको आप ऐड करोगे तो 36 और 3 39.28 mmHg। ऑप्शन ए है। एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वेपर प्रेशर निकालने का सॉल्यूशन का, और वो है P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू एक आई एक सॉल्यूट, P नॉट, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। लेकिन अब पॉइंट ये है पहले कि इससे भी हम लोग देख लेते हैं। P नॉट हमारा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है। हियर सॉल्वेंट इज इथेनॉल, इथेनॉल का वेपर प्रेशर है 40 माइनस P बाई 40 I1 एक सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इज 0.1,
बिकॉज सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.9 है तो सॉल्यूट का 0.1 होगा, तो 0.1 आप मल्टीप्लाई करो 40 माइनस पी इज इक्वल टू 4, तो P इज इक्वल टू 40 माइनस 4 36। दिस इज ऑप्शन बी। अब हमारे पास दो मेथड है, दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आ रहे थे, विच इज करेक्ट। तो देखो जी, क्वेश्चन इज सेइंग दिस सॉल्यूशन इज आइडियल डायल्यूट सॉल्यूशन, माइंड इट। तो इस फॉर्मूला को आप यूज नहीं कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन एंड हियर आवर सॉल्यूशन इज आइडियल डायल्यूट सॉल्यूशन, सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएगा उसका आंसर रॉन्ग होगा। दिस इज राइट। और क्वेश्चन यहां बोल रहा है नॉन डिसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव, तो क्लियर है कि I1 होगा। सो I1 किया और इस तरह से पुट करके आंसर 36 आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए मैं आपको एक डायलेमा जैसा हो रहा था। तो ये सारी चीजें अगर आपका क्लियर होगा कि किस तरह के सॉल्यूशन मींस कौन सा फॉर्मूला किसके लिए है, तब आपका आंसर करेक्ट होगा। जिस समय आप स्टडी करते हो उस समय चीजें क्लियर रहता है, बट क्योंकि तुरंत पढ़े रहते हो, लेकिन बाद में जब एग्जाम के टाइम आप जाते हो तो सब कुछ पढ़ा हुआ रहता है और एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से अगर चीजें पढ़े रहोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यू शुड क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है और आपका आइडियल डायल्यूट सॉल्यूशन क्या है। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल डायल्यूट सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, वो क्लियरली आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन इज water is added to the solution M such that the mole fraction of water in the solution becomes 0.9. The boiling point of this solution is। इस क्वेश्चन कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन आपका इथेनॉल का 0.9 था, इस सॉल्यूशन फर्दर आप वाटर का एडिशन करो, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करने के बाद ये जो सॉल्यूशन है इसका कंपोजिशन बदल रहा है नाउ, बट कंपोनेंट्स विल बी सेम। स्टिल सॉल्यूशन हैज two components, one is ethanol, other is water, but according to question now mole fraction of water becomes 0.9। आपने सॉल्यूशन में वाटर जब ऐड किया तो वाटर के एडिशन के बाद मोल फ्रैक्शन वाटर का बढ़कर के 0.9 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। तो किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। विदाउट नोइंग सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन you can't calculate boiling point without knowing solvent of solution you can't calculate boiling point of solution। क्योंकि जब आपको सॉल्वेंट ही नहीं पता रहेगा तो डेल्टा टी भी किसका निकालोगे। इसलिए पहले आइडेंटिफाई करेंगे which is solvent in this new solution। तो आप देखो अब मोल फ्रैक्शन वाटर का बढ़कर 0.9 हो गया, तो कंफर्म हो गया कि अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 है तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विल बी 0.1। सो हियर वाटर इज सॉल्वेंट, मींस इस सिचुएशन में वाटर सॉल्वेंट हो गया, मींस हियर वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट होते ही क्लियर हो गया कि अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का। तो इसके लिए हमें पहले डेल्टा टीवी निकालना होगा। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू व्हाट, आई के वी इंटू एम। आई तो यहां भी 1 ही होगा क्योंकि क्वेश्चन बोल चुका है कि आपका सॉल्यूट नॉन डिसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव है। के बी यूज करेंगे हम लोग वाटर का, वाटर के के बी है 0.52। मोलालिटी, मोलालिटी के लिए फिर वही कहानी, मोलालिटी का जो मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाई m सॉल्वेंट, m सॉल्वेंट। हियर x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसको पुट कर देंगे। यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 हो गया, बट इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0 और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.1 हो गया। लेकिन इस सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपका 0.9 ही है, क्योंकि यहां भी सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन 0.9 था, यहां भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.9 है। हाँ, फर्क यह है
कि इनिशियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट था आपका वाटर और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वाटर, लेकिन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन स्टिल 0.1 है। पुट करते हैं यहाँ पे 0.1 बाई 1 माइनस 0.1 इंटू 1000 बाई मोलिकुलर ऑफ सॉल्वेंट इस वाटर 18। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीवी का वैल्यू आएगा आपका 3.2। डेल्टा टीवी 3.2 हो गया तो टीवी क्या होगा, टीवी डैश इज इक्वल टू टीवी प्लस डेल्टा टीवी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 प्लस डेल्टा टीवी 3.2 मीन्स हो गया 376.2 केल्विन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन। Question is the elevation in boiling point of a solution of 34.44 gram of cupric chloride in 1 kg water using the following information will be means आपको elevation in boiling point solution का निकालना है, डेल्टा टीवी आपको कैलकुलेट करना है। ये सब फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डेल्टा टीवी निकालना है। डेल्टा टीवी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नो डेल्टा टीवी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट आई। फॉर आई यू शुड सी सॉल्यूट, योर सॉल्यूट इज क्यूप्रिक क्लोराइड मिड सॉल्ट, मेटल क्लोराइड है मीन्स ये सॉल्ट है। सॉल्ट के केस में अगर अल्फा गिवन नहीं है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर अल्फा गिवन है या अल्फा आस्क्ड है तब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन यहाँ पे अल्फा का कोई डिस्कशन नहीं। इसका मीनिंग हुआ कि क्यूप्रिक क्लोराइड को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ट्रीट करोगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ट्रीट करोगे तो क्यूप्रिक क्लोराइड का आई क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 1 कॉपर है 2 क्लोरीन है, डिसोसिएट होकर 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से आई 3 हो गया। Kb is given 0.52, molality you can calculate, mass of solute is given 13.44 gram, molecular weight of solute is 134.4 gram and weight of solvent is 1 kg। so molality आप कैलकुलेट कर लोगे, इसका ये तुम्हारा 1/10 आया, सब मल्टीप्लाई करो तो अप्रॉक्स 0.16 होगा और इस तरह से ऑप्शन ए ही है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। मास दिया रहेगा, डेल्टा टी भी निकालना रहेगा, आई आपको देखना रहेगा, इसी में अगर कुछ मिस्टेक कर दोगे फिर आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका सॉल्यूट आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है उसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सेक्शन है। लेकिन आपके क्वेश्चन में वो आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज ए सॉल्यूट रहेगा और उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में आप आई निकालना नहीं जानते हो। तो मैं यही बताने जा रहा हूं कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज ए सॉल्यूट है तो फिर आप उसका आई कैसे कैलकुलेट करोगे। तो गौर से देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये जनरल फॉर्म है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिप्रेजेंट होता है। मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर ही डायरेक्टली आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसे डिटेल में बताने के लिए हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां मैं आपको मोटा मोटी तौर पे सुपरफिशियली बता दे रहा हूं कि हाउ कुड यू कैलकुलेट वेंटर फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ पार्ट रहता है और कुछ पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर रहता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन इंटिटी भी बोलते हैं। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। काउंटर आयंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और इसका नेम ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये सिंपल है नहीं। अब तक जो सिंपल कंपाउंड पर उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई कैसे निकालेंगे उस पर फोकस करते हैं। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
का दो फॉर्म है, एक और एक में आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हुआ है, काउंटर एंड बाद में लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि काउंटर एंड हमेशा बाद में रहेगा, काउंटर एंड भी पहले हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। इसमें आप देख रहे हो काउंटर एंड पहले है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में है। अब काउंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब काउंटर एंड पहले काउंटर बाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि एक जो कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें काउंटर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों रहता है, वो सब के सब आयोनिक कंपाउंड होते हैं। एंड यू नो आयोनिक कंपाउंड में जो पहले लिखा रहता है वो कटायन होता है, बाद वाला एनायन रहता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायन होगा और काउंटर एंड एनायन होगा। अगर काउंटर एंड पहले होगा तो काउंटर एंड कटायन होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन होगा। अब इसका यही मीनिंग है। अब इसको आयोनिक कंपाउंड है तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको ब्रेक यहाँ इस तरह से करेंगे, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो आपको तो पता है किस तरह से ब्रेक होता है। कटायन का नंबर एनायन का चार्ज, एनायन का नंबर कटायन का चार्ज। तो यहाँ पे आपका एनायन है Cl, इसका नंबर कितना है 3 है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज क्या आ जाएगा +3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नंबर कितना है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो रहता है इसमें मेटल रहता है, मेटल के अलावा ये लिगेंड रहता है। ये लिगेंड क्या है? एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर चैप्टर, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस सच थिंग्स, you should only remember it. This is coordination sphere which is present in square bracket, and apart from coordination sphere part is called counter ion. तो आपको इतना ही जानना चाहिए। अब जब ये ब्रेक होगा तो Cl का नंबर 3 है तो इसके +3 चार्ज आएगा, इसका नंबर 1 है तो Cl पे -1 चार्ज रहेगा। इसको ऐसे ब्रेक करके आप लिख सकते हो। (3+ and 3Cl-). सिमिलरली अगर इसको ब्रेक करना हो तो कोऑर्डिनेशन मींस इस बार कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो बाद में है। इसका मीनिंग हुआ ए एनायन होगा और काउंटर एंड कटायन होगा। फिर सेम कहानी, काउंटर एंड का नंबर कितना है 3 है तो 3K+ और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा -3, क्योंकि इसका नंबर 3 है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड का 1 मोल कितना आयंस प्रोड्यूस कर, कितना मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है? 4 मोल, 3 एनायन 1 कटायन। इस कंपाउंड का 1 मोल कितना मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है? 4 मोल, 3 कटायन और एनायन। तो नंबर ऑफ आयंस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके पास काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों रहता है, वो सब के सब आयोनिक कंपाउंड जिससे ट्रीट होता है, इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। इसलिए उसका 1 मोल जितना मोल आयन प्रोड्यूस कर सकता है दैट विल रिप्रेजेंट वेंटर फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ 4, इसलिए वेंटर फैक्टर आई कितना होगा इसका 4। इसका भी नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ 4, तो वेंटर फैक्टर क्या होगा जी 4। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो जहां पे कोई काउंटर आयन ही नहीं हो, एज फॉर एग्जाम्पल दिस Pt, इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई नहीं होगा तो वह कॉम्प्लेक्स आपका नॉन आयोनिक होगा, वह कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होगा। तो जब नॉन आयोनिक होगा मीन्स नॉन डिसोसिएटिव होगा तो वेंटर फैक्टर क्या होगा 1 हो जाएगा। इस केस में आई तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन मींस उसका वेंटर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन विच सॉल्यूट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में आपको निकालना है ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन 100 ग्राम वाटर, केफ इज गिवन इज
मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आपके लिए काम और आसान हो गया, 329 ग्राम। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करोगे, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। अब वेंटर फैक्टर निकालेंगे पहले, तभी मैं बताया हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका जो कटायन जो काउंटर आयन है उसका नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर 1 है। जब डिसोसिएट होगा तो 4 आयन प्रोड्यूस करेगा, 3 काउंटर आयन और 1 कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो आई इसका क्या होगा, 4 होगा, तो आई 4 हो गया। के एफ इज गिवन 1.86। मोलालिटी निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट 0.1 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 329, उसे डिवाइड कर देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, ऊपर चला गया। अब सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा 0.0226। अब इसमें है कि इतना दूर तक कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, तो डोंट वरी, ऑप्शन देख लो, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप अगर आप केवल 1 डिजिट तक भी निकाल लोगे तब भी हो जाएगा। अब इस को 10 टू द पावर -2 के टर्म्स में करना है, तो डेसिमल को 2 डिजिट आगे बढ़ा दो तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसको राउंड अप कर दोगे तो बगल वाला 2 3 हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह से 2.3 10 टू द -2 हो गया। बट दिस इज डेल्टा टीएफ। जब भी एक्वस सॉल्यूशन का डेल्टा टीएफ निकालोगे तो एक्वस सॉल्यूशन का जो डेल्टा टीएफ होगा वही माइनस साइन के साथ आपके एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सेल्सियस में डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट में जो डेल्टा टीएफ होगा उसी में माइनस लगा दो तो वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर आंसर। लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI इज गिवन। KI का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, इसमें हम लोग एडिशन कर रहे हैं HgI2 का। आफ्टर एडिशन ऑफ HgI2 जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा इसका आपको बताना है कि इसका आइदर फ्रीजिंग पॉइंट अपने पेरेंट सॉल्यूशन से कम होगा कि ज़्यादा होगा। मीन्स अगेन मीन्स एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड टू एक्वस KI सॉल्यूशन विल डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट और इंक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। आपको ही बताना है कि एक्वस KI सॉल्यूशन में अगर HgI2 का एडिशन करते हैं देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। मीन्स जितना फ्रीजिंग पॉइंट इसका है उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये आपको बताना है। तो देखो जी, हम सबको पता है कि जब भी किसी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स का मोल बढ़ेगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में नॉन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब भी आप किसी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एडिशन करोगे, सॉल्यूट के मोल्स को बढ़ाओगे तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बढ़ेगा तो पक्का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि KI का सॉल्यूशन है, इसमें पहले से सॉल्यूट KI है, आप HgI2 और डाल दे रहे हो, सॉल्यूट का मोल्स बढ़ गया, तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन का डेल्टा TF बढ़ना चाहिए। डेल्टा TF बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। आंसर यह है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस पेरेंट सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। ठीक कैसे होगा, तो इसके पीछे रीजन यह है कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एडिशन के ड्यूरिंग अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में उस सॉल्यूट के एडिशन से सॉल्यूट का मोल बढ़ने वाला नहीं है, हो सकता है मोल घट जाए, और उस केस में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे है, ये मैं एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह का पैटर्न क्वेश्चन आता है, जहां भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वहां पे ऐसा हो सकता है। जैसे ही आप HgI2 को डालोगे, HgI2 KI सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है K2HgI4, जिसको हम नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं।
नेस्लर्स रिएजेंट, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखो जी, आपने 1 मोल डाला HgI2 को, 1 मोल, ये क्या करेगा, HgI2 का 1 मोल सॉल्यूशन में जो Ki प्रेजेंट है उसके 2 मोल से कंबाइन करेगा। इसका 1 मोल सॉल्यूशन के 2 मोल से कंबाइन करके उसको क्या बना देगा जी, 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मींस आफ्टर एडिशन ऑफ HgI2 2 मोल Ki will be converted into 1 मोल नेचुरल रिएजेंट, 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मींस HgI2 के डालने से सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। पहले से जो 2 था वो भी क्या बन गया, 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सॉल्यूट्स का नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहा है। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होने से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मींस डिप्रेशन कम होगा। डिप्रेशन कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे होगा उससे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा। यह क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 2 वेसल है, दोनों में 1 लीटर वाटर है। इसमें 1 लीटर वाटर में मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड ऐड किया एंड इस वेसल के 1 लीटर वाटर में मैंने 1 मोल मेथनॉल ऐड किया। माय क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन एज रिगार्ड बॉइलिंग पॉइंट इज कंसर्न। मींस एडिशन ऑफ 1 मोल सोडियम क्लोराइड आपका इस सॉल्यूशन के बीपी पे क्या इफेक्ट डालेगा, एडिशन ऑफ 1 मोल मिथानॉल इसके बीपी पे क्या इफेक्ट करेगा। इस सोडियम क्लोराइड के एडिशन से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होगा कि कम होगा, यहाँ ज़्यादा कम होगा, आपको बताना है। इस एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कौन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एडिशन ऑफ 1 मोल मेथनॉल क्या प्रोड्यूस करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। बीपी यहाँ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपको बताना है। इसको मैं 4 ऑप्शन में दिया हूँ। पहला ऑप्शन है बीपी ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट इज मोर देन वाटर, सेकंड है बीपी ऑफ सॉल्यूशन सेकंड इज मोर देन वाटर, थर्ड है बीपी ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम एंड नन। तो देखो जी, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू वाटर will increase boiling point of solution, means solution of boiling point of this solution will be higher than water, while addition of 1 mole methanol to water will decrease boiling point of water, means 1 mole methanol water में ऐड करने से बीपी घटेगा, 1 mole सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड करने से बीपी बढ़ेगा। वैसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड जब वाटर में ऐड करोगे तो यह एक नॉन आइडियल मींस यह बनेगा आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, और 1 मोल मेथनॉल को वाटर में ऐड करोगे तो यहाँ ये बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन, ये बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन, और ये बनेगा आपका आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन में आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने करस्पॉन्डिंग प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बीपी वाटर से ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसको हमें देखना होगा किस टाइप का हो रहा है। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन होगा, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन होगा। नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक पोलर सॉल्वेंट, मोर पोलर सॉल्वेंट वाटर में, मोल पोलर लिक्विड वाटर में आप लेस पोलर लिक्विड मेथनॉल मिक्स कर रहे हो, तो 2 डिफरेंट पोलरिटी वाले लिक्विड को जब मिक्स करोगे तो जो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होता है वह पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसलिए इस सॉल्यूशन का बीपी वाटर से कम होगा, इस सॉल्यूशन का बीपी वाटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि यह सॉल्यूशन बन गया आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये बन गया नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। दिस इज द पॉइंट, मीन्स दिस विल इंक्रीज बीपी एंड दिस विल डिक्रीज बीपी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी यूनिक क्वेश्चन। आप देखो, द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल
सेपरेट ऑन कूलिंग a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram water to -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड इज। इस क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सचर है, वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सचर है। इथाइलिन ग्लाइकोल आप समझते हो CH2 में OH कनेक्ट कर दो, हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मिक्सचर है। इसमें 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, 200 ग्राम वाटर है। आप मिक्सचर बनाया गया वाटर इथाइलिन ग्लाइकोल का। इस मिक्सचर को -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया गया। तो आप बताइए कि इस समय कितना वाटर आइस बन के सेपरेट हो गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब यह इथाइलिन ग्लाइकोल की बात हो रहा है, थोड़ा मैं बोल दूं आपको। इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का मिक्सचर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे जहाँ पे उस गाड़ी के रेडिएटर में जहाँ पे कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था, वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में डालने के बाद आपके वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने से उसको आप वैसे जगह पे भी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम रहता है। क्योंकि नॉर्मल वाटर अगर आप ऐसे जगह पे यूज़ करते हो जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -1 -2 रहता है, तो वहाँ पे वाटर आइस बन जाएगा और आपको वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोल्ड एरियाज़ में, कोल्ड कंट्री में जहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ पे वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स कर देते हैं, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। खैर, तो यही बात यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब इस मिक्सचर को -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाया गया है, उस समय कितना वाटर आपका आइस बन के सेपरेट हो गया होगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन पे सोचेंगे कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन का जो स्ट्रेटजी है वो यह सोचने का तरीका है कि हम मानेंगे कि हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर, इसको मैं -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले गया, मतलब वाटर इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सचर का डेल्टा TF कितना हो गया, 9.3। अब मैं मान लिया कि डेल्टा TF 9.3 हो गया। डेल्टा TF अगर 9.3 हो गया, उस समय पता करने जा रहा हूं कि उस समय हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास कितना है, मीन्स सॉल्वेंट का वेट कितना है, वाटर का मास कितना है, मैं कैलकुलेट करूंगा। मीन्स मैंने मान लिया कि यह डेल्टा TF है 9.3, आई दिया हो, आई तो 1 होगा क्योंकि वाटर है, इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आई इसका 1 होगा। कोवेलेंट कंपाउंड जितना भी रहेगा सबका आई 1 होगा। अब आई 1 हो गया, KF 1.86 हो गया। अब मोलालिटी इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में। मोलालिटी में मास ऑफ सॉलिड 50 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड 62 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता नहीं है। ये बोलोगे सर 200 ग्राम तो वाटर दिया हुआ था, 200 ग्राम वाटर कब दिया गया है, जब मिक्सचर बनाया गया है। अब आप उसको लेकर चले गए हो कहाँ पे, -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पक्का उसमें से कुछ ना कुछ वाटर आपका आइस बन के सेपरेट आउट हो गया होगा, उसी को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे पता नहीं है कि इस टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिक्रीमेंट हुआ, तो हमारे सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट बचा हुआ है मुझे पता नहीं है। तो मान लिया वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको निकालना है। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, केजी में करने के लिए 1000 डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा 161.29 ग्राम। इसका मीनिंग यह हुआ कि आपने 200 ग्राम वाटर लिया था, अब इतना ही बचा हुआ है, मीन्स -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुँचते पहुँचते रेस्ट जो वाटर है आपका आइस बन चुका है। तो 10 आइस सेपरेटेड कितना होगा, तो 200 - 161.29 मीन्स 38.71 ग्राम आपका वाटर आइस बन के सेपरेट आउट हो गया है इस टेम्परेचर पे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगा करके आप बना सकते हो।